कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी। हमारे जो एनसीईआरटी ईवीएस की पेडागोजी सीरीज चल रही है सीटेट 2021 के लिए। आज हमारी क्लास 11 क्लास। इससे पहले हम आपके लिए का पार्ट 10 अपलोड कर दिए। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर आप कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप जाके टोटल देख सकते हैं। हमारी जो टारगेट है 30 में से 30 लाना, वो हम अचीव करेंगे इस तरीके से सीरीज़ को आगे ले जाके। एनसीईआरटी के नोट्स लेने के लिए मैंने आपको नंबर बता रहा हूँ, 1 मिनट पहले मैं आपको बता दूं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेगी ऑल सब्जेक्ट की। आप जो भी टेट की तैयारी करें, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, जे टेट हो, एंड ऑल टेट, आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य के लिए टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसका नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर सफलता की 100% गारंटी इसलिए ली जाती है कि ये जो नोट्स है निचोड़ है, एनसीईआरटी का निचोड़ है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हुए बहुत सारी बुक का निचोड़ है। ऐसा नहीं कि एक दो बुक के लिए मैंने उसे निचोड़ के बनाया, शॉर्ट बनाया, उसे शॉर्ट किया है। बहुत सारी बुक किताब के शॉर्ट किए। और लैंग्वेज की जो इशू रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट को लैंग्वेज की इशू रहती है, उस लैंग्वेज के इशू को हमने ख़त्म करके एक नॉर्मल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज है, हम अपने लोकल लैंग्वेज में इस तरीके से नोट्स को तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको एक गलत आंसर देना है। ऑप्शन ए है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी, एक वयस्क हाथी एक दिन में 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। ऑप्शन सी, बुजुर्ग सबसे बुजुर्ग हथनियाँ हाथियों के झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है गलत के बारे में। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आंसर आप कैसे दे सकते हैं। आंसर आप दे सकते हैं 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत होंगे। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके 90% के आधार पे होगा कि 90% सही होंगे, और एक ऑप्शन जो होंगे आपके 100% सही होंगे। तो आपको 100% वाले को चूज़ करना है। यहाँ पे सीटेट में इसी तरह से कन्फ्यूज क्रिएट करती है क्वेश्चन, तो इसी आधार पे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लियर करते हैं कि सबसे बेहतर इसमें असत्य कौन है। असत्य वाले में बता देते हैं। असत्य वाले में से 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और एक ऑप्शन आपके गलत होंगे। सॉरी, 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, तो गलत वाले सही होंगे, सही वाले ही गलत होंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखता है। ऑप्शन देखते हैं, हाथनी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये सही ऑप्शन है। इसके हाथनी गंदे गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, ये सही होगा। एक वयस्क हथनी एक दिन में 1 क्विंटल से अधिक झाड़ियाँ और पत्ते खा लेते हैं, ये भी सही होंगे। सबसे बुजुर्ग हथनियाँ समूह में झुंड की नेता होती है, यही भी सही है। मतलब तीनों यहाँ पर सही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त डी, ये एक गलत आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। सिंपल सी लॉजिक है, ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। जो ब्रेल लिपि आविष्कार हुआ था एक व्यक्ति के बचपन में उनके पिता के साथ लुइस ब्रेल जो थे, अपने बचपन में अपने पिता के गैरेज में घूमने या खेलने गए थे। वहाँ पे गैरेज में जो उसकी जो कील है, कांटी जिसको बोलते हैं, उसको दोनों आंखों में चुभ गई थी और वो हमेशा के लिए अंधे हो गए थे। तो उन्होंने दिक्कत के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया, पर उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। जज्बा के आगे अंधकार भी हार गई। उनके पापा ने उनके कील की मदद से उन्हें अक्षर बना कर दिए, जैसे मैंने ए इस तरीके से करके दिए। ठीक है, तो उसको छू कर उसे ए समझ आती होंगी, उसे बी जैसे इस तरीके करके बी दिए होंगे, तो वो सीख गए। उसके बाद उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया। उन्होंने नाम खुद पर रखा ब्रेल लिपि। उसके बाद वो लिपि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, और पूरी दुनिया में ब्रेल लिपि का आज ब्लाइंड बच्चे के लिए इस्तेमाल की जाती है। लुइस ब्रेल उसका पूरा नाम था। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जरायुज की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, इसके शरीर पर बाल नहीं होते पर कान दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी, इसके शरीर पर बाल होते हैं पर कान दिखाई नहीं देते। ऑप्शन सी, इसके शरीर पर बाल भी होते हैं और कान भी दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी, इनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और कान भी दिखाई नहीं देते। जरायुज किसे कहते हैं। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन बताने हैं।
तो चलिए इस पर डील करते हैं। इनमें शरीर पर बाल नहीं होते पर कान दिखाई देते हैं, ऐसा ये गलत है। इनके शरीर पर बाल होते हैं पर कान दिखाई नहीं देते, ये भी गलत है। इनके शरीर पर बाल भी होते हैं और कान भी दिखाई देते हैं, ये भी गलत है। इनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और कान भी नहीं दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं जरायु। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सही है, बाल भी नहीं होते और कान भी दिखाई नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खाए जाने वाले बीज हैं, कौन से बीज खाते हैं? लौंग एक बीज नहीं है, सहजन एक बीज नहीं है, टमाटर एक बीज नहीं है, चावल को हम लोग खाते हैं। चावल एक खाने वाली बीज है। ये एनसीईआरटी की बुक में मिलती है। एनसीईआरटी का जो हमने निचोड़ करके नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आपको ले लेनी चाहिए। नोट्स लेने के बाद एनसीईआरटी का 15 में से जो कंटेंट आती है 15 में से एक क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि एनसीईआरटी का नोट्स क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक पूछे जाते हैं। इन तीनों में से क्लास 3, 4, 5 इन सभी का मेरे बुक से हम नोट्स बनाए, कंप्लीट नोट्स बनाए गए ईवीएस के। उसके बाद फिर 6, 7, 8 इन तीनों का कंप्लीट नोट्स हमने बनाए हैं। ये सभी के लिए बेहतर है। ये क्लास सेकंड पेपर के लिए है, ठीक है, और ये फर्स्ट पेपर के लिए। तो खाने वाली जो बीज है, हम लोग चावल एक बीज खाते हैं, ठीक है। निम्न में से किस पौधे के जड़ और पत्ते खाए जाते हैं? मूली, चना, सरसों, केला। आपको आंसर लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, कौन से पौधे के जड़ भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है मूली, पता आप बता सकते हैं चना। चना के सिर्फ हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं, इसके ना तो जड़ खाते हैं, इसकी वो गलत है। सरसों, सरसों के हम क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, ये भी गलत है। केला, केला के सिर्फ ऊपर वाले भाग खाते हैं, पत्ते नहीं खाते। यहाँ पर हम खाते हैं मूली, मूली के हम क्या करते हैं, जड़ भी खा लेते हैं। जो ज़मीन के नीचे होती है, ज़मीन के जो नीचे होती है, जो चाहे मूली हो, शलजम हो, चाहे वो और क्या होती है, मूली, शलजम, आलू हो, उसको हम जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या खाते हैं, मूली के जड़ भी खा लेते हैं और ऊपर वाले पत्ते साग में खाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देने का उद्देश्य है। बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानना। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलताओं को सुधारना। ऑप्शन डी है विषय को रुचिकर बनाना। तो आपके आंसर क्या होंगे, जल्दी कमेंट में बताइए। आप इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होंगे? चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस की जो शिक्षण हम कर रहे हैं उसके बारे में। कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके महत्व देने से क्या होगा? उसके बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने में बढ़ावा हो सकते हैं। ऑप्शन ए हो सकते हैं। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जान सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। बच्चों की भाषा संप्रेषण, ईवीएस के हम भाषा संप्रेषण कभी नहीं करेंगे, ये गलत है। विषय को रुचिकर बना सकते हैं, ये भी आपके हो सकते थे। मतलब आपको यहाँ पे छांटना है, या फिर एक बार क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को पर्सनल एक्सपीरियंस को जोड़ने से विषय को रुचिकर बना सकते हैं। संसार से जोड़ने में विमर्श सीखने को बढ़ावा मिलता है। बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा मिलते हैं। अनुभव को, यहाँ पर बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अनुभव है, यहाँ पर भी अनुभव है। संसार से जोड़ने से बच्चों के जो अनुभव है वो संसार से जोड़ने और विमर्श से सीखने में बच्चे को हमेशा हमको क्या करना है, सिखाना, सीखने में बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दत्त कार्य जिसे होमवर्क कहते हैं, देने के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए बच्चे को अपने अपने विचारों का वर्णन करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी बच्चे को सूचना खोजने का अवसर देना। तो ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर लगाना है। जो आप होमवर्क देते हैं, होमवर्क बच्चों में देते हैं, तो उनसे उनके उद्देश्य क्या है, उनके जो लक्ष्य क्या है, उनके एम क्या है? बच्चों को अपने विचारों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है, ये भी हो सकते हैं।
बच्चे को सूचना खोजने का अवसर देना है। ये भी हो सकता है कोई, मान लीजिए कोई आप मैथ दे रहे हैं बच्चे को, या फिर कोई ईवीएस दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे को, बच्चे घर में आकर उस ऑप्शन का कई आंसर लिखते हैं, तब एक तथ्य पर पहुंचते हैं, बच्चे उसे देखते हैं, क्योंकि वहाँ तो आप होते नहीं और उसको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट एक राइट क्वेश्चन नहीं बना कर देते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि ऑप्शन नंबर ए, अपने विचार का निर्माण करते हैं, फिर उसके विचार का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों को सूचना देने का अवसर देते हैं। ए और बी दोनों सही है, इस हिसाब से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूलों में अभिभावक शिक्षक मीटिंग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं है सिवाय, ऑप्शन ए है एक दूसरे की कमियों को बताना, ऑप्शन बी एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना, ऑप्शन बी पुनर्बलन और सुधार के लिए शिक्षार्थियों की योग्यताओं और कमजोरी के बारे में चर्चा करना, ऑप्शन डी एक स्कूल में हो रहे क्रियाकलापों के विषय में जानकारी देना। यहाँ पर आपको अपने ऑप्शन बताने हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। चलिए इसका कमेंट में जल्दी बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या है, तब देखेंगे क्या इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। स्कूल में अभिभावक मतलब बच्चे के माता पिता, जो अभिभावक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, बच्चे के माता पिता अभिभावक कहते हैं उसको, शिक्षक मतलब टीचर, दोनों की जो मीटिंग है उसका उद्देश्य नहीं है क्या, सिवाय एक दूसरे की कमियों निकालने का। ऐसा नहीं है, वो दोनों बैठ के एक दूसरे की कमियां नहीं निकालते, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना। अब बताइए, एक टीचर होने के बाद और एक माता पिता होने के बाद दोनों सिर्फ सामाजिक मुद्दे स्कूल में बात नहीं करेंगे, ये गलत है। पुनर्बलन और सुधार के लिए शिक्षार्थियों की योग्यताओं और कमजोरी के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षक क्या करेंगे, बच्चे की जो योग्यता है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना बेहतर सीख रहे हैं, उसके माँ बाप से उस पर चर्चा करेंगे। फिर माँ बाप शिक्षक से चर्चा करेंगे कि बच्चे किस आधार पर सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं, क्या कमियां उनमें। दोनों मिलकर बच्चे की कमजोरियों के बारे में पता करेंगे और उन पर चर्चा करके उन्हें उन्हें विशिष्ट योग्यता के आधार पर उनको शिक्षा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, पोषण प्रकरण बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन ए पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना, पश्चाताप उनकी व्याख्या करना, ऑप्शन सी श्याम पट पर भोजन के विभिन्न अवयवों के विषयों में बताना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पोषण प्रकरण बढ़ाने के लिए, जो पोषण हम लोग खाते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं बेहतर हम लोग। ऑप्शन ए है पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण नहीं दे सकते, बस सिर्फ उदाहरण देने से बच्चे नहीं सीखेंगे, ठीक है। शिक्षार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना, पश्चाताप उनकी व्याख्या करना, ये हो सकते हैं। श्यामपट पर भोजन, श्यामपट पर भोजन लिखने से क्या उनकी बच्चों की योग्यता बेहतर हो पाएगी, संभव नहीं है। उपरोक्त सभी, अगर एक गलत होंगे तो उपरोक्त सभी कभी नहीं हो पाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कैसे होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, चलिए देखते हैं। विद्यार्थी, शिक्षार्थी या विद्यार्थी टिफिन बॉक्स को खोलेंगे और उनकी सामग्री देखेंगे, कहेंगे पश्चात उनकी व्याख्या करेंगे। मान लीजिए उनमें अगर रोटी हो तो रोटी के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे टीचर के साथ, टीचर स्टूडेंट के साथ चर्चा करेंगे। फिर उनमें मान लीजिए कोई अंडा है, एक अंडा अगर होता तो अंडे के न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मिनरल्स जो भी बच्चे खाना लाते हैं, उन पे अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बच्चे से डिस्कस करेंगे, उनको सामने रख कर देख के, तो बच्चों को सीखने की तरीका में प्रभावी ढंग से बेहतर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर।